हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस में आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज हम बात करने वाले अपनी हिंदी प्रैक्टिस सेट के 15 की। इससे पहले आपके 14 जो सेट है वो मैंने आपके हिंदी के करा दिए हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो सारी क्लासेस को आप जाकर देख सकते हैं। और हिंदी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास पसंद आती है क्लास को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि प्रति उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यानी कि ये जो शब्द आपके सामने लिखा है प्रति उत्पन्न मति है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है ये आपको बताना है। पता है, सबसे पहले इसका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। प्रति का मतलब होता है हर किसी की, उत्पन्न मति यानी कि जिसमें बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उसे कहा जाता है, प्रत्येक इंसान को प्रति उत्पन्न मति। ठीक है, शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग आप सभी जानते हो, जो किसी शब्द के आगे लगकर यानी कि शुरुआत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लगा हुआ। जब आपको नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको हर बार बताया कि इसमें हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो देखो, जो इसका संधि विच्छेद टूटेगा ना तो वो ऐसे बनेगा, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस उत्पन्न मति, प्रति उत्पन्न मति। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसके 3 सेंटेंसेस क्यों बना दिए हैं, 3 शब्द क्यों बना दिए। देखो ये काफी बड़ा था, प्रति उत्पन्न मति भी मैं इसको बना सकती हूँ। तो अगर मैं इसका भी हटा दूं तब भी मुझे यहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। ये तो मति रहेगा, प्रति उत्पन्न मति यानी कि प्रत्येक के उत्पन्न होने वाली जो मति है यानी कि बुद्धि है उसे कहा जाता है प्रति उत्पन्न मति। तो इन्होंने पूछा उपसर्ग, उपसर्ग क्या निकल के आया हमारा, प्रति, हमारा उपसर्ग इसमें निकल गया है। देख लीजिए किस ऑप्शन में रखा हुआ है, प्रा, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। देखो बी ऑप्शन में ही लिखा हुआ है प्रति, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो गमन शब्द लिखा है इसका उल्टा बनाना है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा करना है गमन का। तो इसमें हम कौन सा उपसर्ग लगाएं ताकि ये क्या हो जाए, इसका उल्टा हो जाए। देख लेते हैं। अगर मैं इसमें उप लगा दूं तो क्या हो जाएगा, उपगमन। कोई अर्थ होता है, पहले अच्छी ये बताइए गमन का मीनिंग क्या होता है। गमन का मतलब होता है जाना, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा आना। तो आना क्या कहेंगे, उपगमन को कहेंगे, आगमन को कहेंगे, प्रतिगमन को कहेंगे या अनुगमन को कहेंगे। देखो एक होता है आपका गमन और इसका उल्टा होता है आपका आगमन। आगमन यहाँ लिख दे रही हूँ नीचे। एक होता है गमन और एक होता है आगमन। जाना इसका अर्थ होता है और इसका क्या होता है, आना अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आगमन का मतलब होता है आना और गमन का मतलब होता है जाना। तो आना जाना उल्टा हो जाएगा, ऐसे गमन का आगमन हो जाएगा। तो क्या जुड़ेगा इसमें, आ जुड़ेगा, बड़ा आ जुड़ेगा। किसमें लिखा हुआ है, देखो सेकंड में ही लिखा हुआ है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श शब्द को विलोम आर्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो स्पर्श शब्द दिया गया है आपका, इसको हम उल्टा करना है हमें, तो इसके लिए उपसर्ग क्या प्रयोग किया जाएगा। देखो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में आपका ये एग्जाम यानी कि पूछा गया है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सारे आपके क्या है, पहले किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट को हम कर रहे हैं। तो स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। देखो इसका स्पर्श का भी उल्टा हो जाएगा। स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। कहते नहीं है माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, कहते हैं ना, कहते हैं। तो स्पर्श का मतलब होता है माता पिता के चरण को छूइए। तो स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो इसका उल्टा करना है, तो स्पर्श का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पर्श का उल्टा क्या हो जाएगा, अस्पर्श ही तो हो जाएगा। बोलते हैं ना स्पर्श अस्पर्श, तो आ देख लीजिए किसमें, निस्पर्श नहीं होता, अनुस्पर्श भी नहीं होता, अस्पर्श होता, कुस्पर्श भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अस्पर्श हो जाएगा। स्पर्श का क्या हो जाएगा हमारा, अस्पर्श हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है।
प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। प्रतिकूल एक शब्द है जिसमें कौन सा प्रत्यय लगा, सॉरी कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, ये आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया अगर आपको उपसर्ग नहीं आते, प्रत्यय नहीं निकालने आते, तो हमें क्या कर लेना, इनका संधि विच्छेद कर लेना है, तो हमें राइट आंसर तक हम इसके पहुंच जाएंगे। कर लेते हैं इसका संधि विच्छेद। प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस कूल हो जाएगा। प्रति का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस कूल हो जाएगा। कूल यानी कि ठंडा, अरे वो इंग्लिश में है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रतिकूल, और एक और होता है आपका अनुकूल, पढ़ा होगा आप सबने। अनुकूल का प्रतिकूल उल्टा होता है, प्रतिकूल होता है बुरा प्रभाव और अनुकूल होता है अच्छा प्रभाव, यही तो कहा जाता है। तो देख लेते हैं प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ पाए, तो यही तो पूछा। प्रति में देखो कहाँ लिखा है, प्रति, प्रति निकाला है मैंने, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, प्रा, देखो ये लिखा है डी, डी में लिखा हुआ है। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रतिकूल में प्रत्यय, ये सॉरी उपसर्ग क्या है, प्रति लगा हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से उठाना है एक शब्द और अचार में हमें जोड़ देना। खाने वाला अचार नहीं है, ध्यान रखना इसे, कभी खाने वाला अचार समझ बैठो, आम का अचार और उसका अचार, इसका अचार। आम का अचार नहीं है, न मिर्च का अचार है ये एक शब्द दिया है जिसमें क्या जोड़ना है आपको, कोई इन चारों ऑप्शन में से एक शब्द को जोड़ना है जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। जुल्म का मतलब क्या होता है, किसी पर जुल्म ढाना, किसी को परेशान करना, किसी पर अत्याचार करना, है ना, उसी तो कहते हैं जुल्म हम। तो जोड़ के देख लेते हैं। दुराचार, दुराचार का मतलब होता है गलत व्यवहार करना, जुल्म नहीं होता, गलत व्यवहार में और जुल्म करने में अलग होता है। जुल्म का मतलब होता है किसी से साथ में मार पिटाई करना, वो अलग होता है। बी आपका अतिचार, अत्याचार थोड़ी ना होता है, क्या अत्याचार होता है। फिर सी है निराचार, निराचार होता है या अनाचार होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर है आपका बी, अतिचार। कैसे है ये भी जान लो। जब मैं अति प्लस आचार कर दूंगी तो इसका अर्थ निकलेगा हमारा अत्याचार, और अत्याचार का मतलब होता है जुल्म ढाना, परेशान करना, किसी को मानसिक या शारीरिक उत्पीड़ना देना, ठीक है। तो क्या जुड़ जाएगा इसमें हमारे, इसमें अति जुड़ जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है। धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, बीएड एग्जाम में आया है आपका ये क्वेश्चन। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या जाता है, समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। कितनी बार इसकी परिभाषा बताई कि जो शब्द क्या है किसी धातु में या शब्द के शुरू में जुड़ जाते हैं तो उपसर्ग होते हैं, अंत में जुड़ते हैं तो प्रत्यय हो जाते हैं। क्या पूछा, अंत में जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी, प्रत्यय हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित एक शब्द दे रखा है आपका और इसमें कौन सा प्रत्यय है ये पूछा है। निर्वासित का पहले क्या कर सकते हैं हम, निर्वासित, निर्वास करने वाला, निर्वास यानी कि जिसका वास ना हो, निर्वास, ठीक है। इसे तोड़ लेते हैं संधि विच्छेद में, क्या टूटेगा, निर प्लस वास प्लस इत, मिल गया, निर्वासित, इत निकल रहा है। निर्वास, वास का मतलब रहना, निर्माण जो नहीं रहता है उसे निर्वास कहेंगे, और इत लग गया है तो निर्वासित हो गया है इसका अर्थ, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इत, यानी कि डी में हो जाएगा। और प्रत्यय हमसे पूछा था, अंत में जुड़ा हुआ है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि आप लोग सभी समझदार हो और आपने क्या कर रखा, क्लासेस अटेंड कर रखी है हिंदी की, तो आपको क्या करते जाओगे, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने राइट आंसर तक एकदम आप पहुँच जाओगे, ठीक है। देख लेते हैं 8 में क्या है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द है, इसमें इसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये पूछा गया है, प्रत्यय, ठीक है। लेखक में से जोड़ लूं या तोड़ लूं, लेख, लेख प्लस अक, ऐसे टूटेगा। लेख प्लस लेख में जब मैं अक जोड़ दूंगी तो लेखक हो जाएगा, है ना। लेख में जब मैं अक जोड़ दूंगी तो लेखक हो जाएगा। यही पूछा है कि अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक किसे कहा जाता है, जो कविताएं लिखता है, लिखने वाले को तो लेखक कहा जाता है। तो लेख प्लस अक,
देख लेते हैं कहाँ पर, का एक अक, डी में लिखा है अक, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी कि एक अनुज शब्द दे रखा है, ठीक है, इसको आपको स्त्रीवाचक में बनाना है, यानी कि इसका मतलब यह है, ये आपका पुरुषवाचक में दे रखा है, स्त्रीवाचक है ना, ये पुल्लिंग में दे रखा है आपका, को बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को अनुज का अर्थ पता है तो बताइए। देखो मुझे पता है, मैं बता ही देती हूँ। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। छोटा भाई, किसी ने महाभारत देखी है, उसमें युधिष्ठिर अपने छोटे भाई को कहता रहता है, अनुज ही कहता है। जितने भी उनके भाई थे, चारों भाई, चाहे वो भीम थे, अर्जुन थे, सबको वो अनुज कहते थे। क्या कहते थे, अनुज कहते थे। अनुज कहा जाता है छोटे भाई को, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। अब इन्होंने कहा इसे स्त्रीवाचक बनाना है, छोटा भाई है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, छोटी बहन हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, जोड़ के देख लेते हैं अगर जिसे नहीं पता तो। अनुजिक, अनुजय, अनुजा या अनुजय। राइट आंसर है सी, अनुजा। अनुजा कहा जाता है छोटी बहन को। संस्कृत में बहन को क्या कहा जाता है, अगर किसी को भी पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसको भी पता है कि बहन को क्या कहा जाता है। छोटी बहन को तो मैंने बता दिया, अनुजा कहा जाता है। भाई को पता है, अग्रज कहा जाता है, ये ज्येष्ठ भ्राताश्री कहा जाता है ना। लेकिन बहन को क्या कहा जाता है मुझे बताना जरूर, जिसको भी पता है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क से है एक तरीके से। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। क्या है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। शुद्ध एक शब्द है, इसे स्त्रीवाचक बनाना है। पहले सुत का अर्थ क्या होता है ये बताइए आप। देखो सुत का अर्थ होता है बेटा, बेटे को कहा जाता है सुत। तो इसे स्त्रीवाचक में बनाने के लिए क्या होगा, बेटी बनाना होगा। तो कैसे बनाया जाएगा, सुती, सुता, सुती या सुतिक, सुता हो जाएगा। सुता मिस होती है आपकी बेटी। जैसे अनुज में छोटा भाई होता है, अनुजा छोटी बहन हो जाती है, वैसे सुत आपका क्या होता है, बेटा होता है, सुता आपकी बेटी कहा जाता है। आत्मजा भी बेटी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। यानी कि जो चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, ये बताइए। कृदंत प्रत्यय होते क्या हैं आपके। देखो प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत होते हैं या कृत प्रत्यय भी कह सकते हैं, और एक होते हैं आपके तदित प्रत्यय। जो कृंत यानी कृदित प्रत्यय होते हैं आपके, ये किसी क्रिया में जब धातु शब्द जोड़ा जाता है तब आपके कृदंत बनते हैं। और तदित प्रत्यय में क्या होता है, किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के में क्या होता है, कोई शब्द जोड़ा जाता है तो उसमें तदित प्रत्यय बन जाता है। तो इन्होंने पूछा हमसे कृदंत को, तो देख लेते हैं कौन सा बनेगा, रंगीला। देखो मैंने कृदंत प्रत्यय से आपको ये तो बात क्लियर कर दी कि किसी क्रिया में जोड़ा जा रहा है। इनमें देख लो क्रिया कौन सी, जो क्रिया होगी ना वही आंसर हो जाएगा, रंगीला। अगर मान लो रंग में से में रंगीला लिखा हुआ है, रंग इसका मूल शब्द है, तो रंग ये बताइए आपकी कोई क्रिया है, नहीं है, नहीं है ना। रंग में मैंने ईला लगा दिया तो रंगीला हो गया, ईला आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन रंग आपकी कोई क्रिया नहीं है, तो ये कृदित प्रत्यय नहीं हो जाएगा। प्रत्यय तो निकल रहा है, कृदित प्रत्यय नहीं निकल रहा है। बी है आपका बिकाऊ। बिकाऊ का मतलब होता है जैसे बिकने योग्य जो होता है, बिक्री का हो गया, इसे बिक्री कह सकते हैं। बिक्री यानी कि बेचना, बेचना तो आपकी क्रिया है। अरे कोई सामान बेच रहा है वो तो आपकी क्रिया हो गई, नहीं हो गई, ये आपकी क्रिया है। फिर भी हम क्या कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। दुधारू, दूध धोने वाला जो दुधारू, दूध जो शब्द है आपका क्या है, द्रव्यवाचक में जा रहा है, संज्ञा में। और संज्ञा मैंने अभी बताई, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं वो आपके तदित प्रत्यय जाने जाते हैं। ये आपका तदित प्रत्यय में जा रहा है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। कृपालु, कृपा क्या होती है, हम पे भगवान की कृपा है, तो कृपा क्या है, ब्लेसिंग हो गई, होता क्या है, विशेषण ही तो हो गया। ये कृपा है, आशीर्वाद है, ये सब क्या हो रही हैं एक तरीके से। वैसे तो देखा जाए भाववाचक संज्ञा हो रही है। कोई कृपा है, आशीर्वाद है, कोई देखा थोड़ी जा रहा है, महसूस तो किया जा रहा है कि कोई इंसान हमें ब्लेसिंग कर रहा है, यानी कि हमें आशीर्वाद दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही बचा आपका बी राइट आंसर, क्योंकि बेचना कहते हैं ना कि सामान कोई भी बेचा जा रहा है वो क्रिया कहलाएगी, खरीदा जा रहा है वो भी क्रिया, बेचा जा रहा है वो भी क्रिया है। तो जो क्रिया के अंत में जुड़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक ऐसा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ। दिखावा इसमें लगा हुआ है। देखा, देखने में अगर हम आवा जोड़ देंगे तो दिखावा हो जाएगा। बी है चढ़ावा, चढ़ में यानी कि चढ़ाने में हम आवा जोड़ देंगे तो चढ़ावा हो जाएगा। सी है लावा, ये तो खुद ही लावा लिखा हुआ है, इसमें क्या आवा जोड़ेंगे हम, यही होगा राइट आंसर। डी आ रहा भुलावा, भूल में अगर हम आवा जोड़ देंगे तो भुलावा हो जाएगा, किसी को भुला देना, जो भी है, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 12 का सी हो जाएगा, क्योंकि लावा कोई शब्द आपका प्रत्यय नहीं है। तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ये पूछा गया आपसे। समूहवाचक प्रत्यय क्या होते हैं? देखो नहीं है पूछा, ये इस पर नोट कर लेना। समूह का मतलब ये होता है वर्ग, किसी वर्ग में बहुत सारे लोगों का होना। जैसे कक्षा में होते हैं, सब लोग होते हैं, सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उसे कक्षा कहा जाता है, ये क्लास कहा जाता है। वर्ग में क्या होते हैं, अलग अलग वर्ग में डिवाइड कर दिया जाता है, कक्षा, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो उसमें भी तो बहुत सारे लोग होते हैं। गण भी होता है तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड होता है जानवरों का, वो भी बहुत सारे लोग कहलाते हैं। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, वो बताना है। जो नहीं है वो बताना है। लोग, देखो लोग क्यों कहा गया, एक इंसान को भी तो इंसान कहा जा सकता था, व्यक्ति कहा जा सकता। लोग यानी कि बहुत सारे लोग होंगे, तो ये तो समूहवाचक है। गण में भी बहुत सारे लोग होते हैं आपके, कहते हैं ना कि वहाँ तो इस धर्म का बहुत सारे गण रहते हैं या बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। सब क्लास कहा जाता है गण को, क्लास सब क्लास, तो वो भी क्या होती है, एक समूह होता है। वर्ग भी आपका समूह होता है, जैसे ए वर्ग बी वर्ग, मैंने आपको बताया डिवाइडेड कर देते हैं किसी कंपनी में या किसी स्कूल में क्लासों को, तो बहुत सारे बच्चे तो होते हैं, क्लास ए में क्लास बी में वर्ग में तो डिवाइड कर देते हैं उनको। फिर आता प्रेस, प्रेस कोई शब्द थोड़ी ना है, प्रेस कोई आपका बहुत सारे समूह थोड़ी ना है, यही राइट आंसर हो जाएगा, यही पूछा था हमसे। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? पूछा गया है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। देख लेते हैं किस में लगा हुआ है। सागर, सागर संधि विच्छेद हो रहा है क्या? सा प्लस गर, नगर, नगर में कोई संधि विच्छेद हो रहा है? अगर मगर, इन दोनों को जोड़ के बना दिया, अगर मगर में भी कुछ ना हो रहा है, इसमें तो योजक चिन्ह लगा। जादूगर, इसमें लगा है, देखो ध्यान से, जादू प्लस गर, यही हमारा प्रत्यय निकला। जादू, मैरिकल है ना, मेराइकल नहीं मैरिकल, तो जादू तो हो गया इसका अर्थ, ठीक है, लेकिन इसमें लगा हुआ गर, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कृत से, कृत शब्दों से मिलकर बनता है आपका कृत प्रत्यय, कृदिंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, दो होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें कर्म के बारे में जान लिया जाता है, सॉरी कर्ता के बारे में जान लिया जाता है, क्योंकि क्या होती है उसमें क्रिया होती है। कर्ता कौन कहलाएगा, क्रिया करने वाला। राम फल खाता है, खा कौन रहा है, राम खा रहा है, तो वो कर्ता ही तो हो गया। तो कर्ता पे जो फर्क किसका पड़ रहा है, क्रिया का पड़ रहा है, तो यही आपकी कृदिंत प्रत्यय कहलाएगा। इसमें पूछा कितनी संख्या होती है, 28, 40, 30, 50, 28 संख्या होती है इनकी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना, यानी कि दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार नहीं मिलेंगी, इनमें संख्या पूछी गई है। राइट आंसर क्या हो गया, 15 का ए हो गया है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? मैंने अभी भी बताया था, कृदंत प्रत्यय आपके जो जुड़ते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में, यानी कि धातु शब्द में जुड़ते हैं। तो कृदंत किसके साथ बताया मैंने आपको, क्रिया के साथ। देखो ये लिखा है डी में, ये तीनों किसके साथ जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं आपके तद्धित प्रत्यय के साथ, ध्यान से देख लेना, तद्धित प्रत्यय के साथ जुड़ते हैं ये। तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कि इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें बाकी सब जो हैं एक प्रत्यय लगने से बने हुए, एक ऐसा शब्द है जो नहीं बना हुआ, वही हमें ढूंढना है। देख लेते हैं सारे शब्दों को। लिखा है ए देविक, देखो जब हम देव में या देवी में एक जोड़ देंगे ना तो देविक हो जाएगा। जब हम समाज में एक जोड़ देंगे
तो सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। भौमिक लिखा है ये, भौमिक। अगर हम भूमि में प्लस इक कर देंगे तो भौमिक हो जाएगा। अगर हम पक्ष में इक जोड़ देंगे तो पाक्षिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाक्षिक बनेगा, पाक्षिक बन जाएगा। ठीक है, देखो इसमें भी आ जुड़ रहा है, इसमें एक ही मात्रा जुड़ रही है। देवी में इक जुड़ रहा है तब देविक हो रहा है, भूमि में भी इक जुड़ रहा है तब भौमिक हो रहा है। पक्ष में इक जुड़ेगा तो वो पाक्षिक बन जाएगा, लेकिन इसमें लिखा है पक्षिक, तो यही हमारा गलत है। पूछा हमसे यही था, गलत है, इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत गया था। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी कि वो कौन सा शब्द इनमें चारों ऑप्शन में दिया हुआ है जिसकी रचना जो है वो प्रत्यय से हुई है, यानी कि जिसमें प्रत्यय है। एक तरीके से ये पूछा गया है, देख लेते हैं कौन सा है वो। अभियोग, देखो अभि शब्द है, इसमें उपसर्ग है। व्यायाम, अगर मैं इसके टुकड़े करूँ ना तो वी प्लस आयाम निकलेगा इसका संधि विच्छेद। बी प्लस आयाम, आयाम को कहा जाता है व्यायाम। बी प्लस आयाम व्यायाम कहलाता है। अपमान, इसमें अप जुड़ा है, इसमें वी जुड़ा हुआ है, वी शब्द आपका उपसर्ग है। और इन्होंने पूछा कि प्रत्यय से हुई, तो तीनों में नहीं हुई है। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि चारों ऑप्शन पढ़ा करो, कभी जल्दबाजी में कुछ भी मत लगा के आना। ऐसे भी शब्द होते हैं इनमें से कोई नहीं है, ये सभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके, तो ध्यान रखना इस बात को। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, यानी कि जो बहाव शब्द दे रखा है आपका, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो हमें नहीं पता कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, नहीं आता हमें पढ़ना, तो हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद तो कर ही सकते हैं ना। चलो करके देख लेते हैं क्या आएगा। बह प्लस आव, बह प्लस आव, बहाव कहते हैं ना, भावनाओं में बह जाना, बहाव। ये पानी में बह जाना तब भी बहाव ही रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, बहाव ही है, किसी में भी बह सकते हो। तो बह प्लस आव हो जाएगा। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? देखो प्रत्यय निकालना था, मैंने निकाल दिया, आव आएगा। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ, आप वही राइट आंसर हो जाएगा। बह आव, सी में ही लिखा हुआ है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 20 की। 20 में पूछा है, देखो ये क्वेश्चन यूपीपी में आया है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है आपका ये क्वेश्चन 2005 में। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, देखो फिर से प्रत्यय पूछा गया है। सारी क्लास आज लग रहा है पूरी प्रत्यय पे डिपेंड हो गई है, उपसर्ग पे हो गई है। कुछ नहीं आता, क्या कर लेंगे इसका? संधि विच्छेद तो कर ही सकते हैं। धुंध प्लस ला, धुंधला, धुंध यानी कि जो साफ तरीके से नहीं दिखता, कहते हैं ना हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, जो साफ तरीके से न दिखे उसमें धुंध दिखाई दे तो उसे धुंधला कहेंगे। धुंध प्लस ला, प्रत्यय पूछा है, ला निकल रहा है इसका प्रत्यय, देख लो है कहीं आंसर में, ऑप्शन में धु धुंध, सी में लिखा हुआ है। देखो मैं ऑप्शन तो मैं अभी देखकर पढ़ रही हूँ, ठीक है, आंसर मैं आपका पहले दे रही हूँ। क्यों? मैंने सिर्फ इसमें संधि विच्छेद किया है, ऑप्शन में बाद में पढ़ रही हूँ। मैं पहले इसका अर्थ बता देती हूँ, फिर इसका संधि विच्छेद तोड़ देती हूँ, फिर इसमें से ऑप्शन उठा लेती हूँ। आपको भी यही करना है। तो क्या हो जाएगा? धुंध प्लस ला, तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, यानी कि दोष हर्ता जो शब्द दे रखा है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। फिर से वही करेंगे, हमें नहीं आता, इसका संधि विच्छेद तोड़ लो। दोष प्लस हर्ता, दोष प्लस हर्ता, दोष हर्ता यानी कि दोषों को हरने वाला, जिसके ऊपर काफ़ी दोष लगाए जाए और वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले, यानी कि मान ले, है ना, तो उसे कहेंगे दोष हर्ता। तो दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? हर्ता लगा हुआ है। देख लो कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है हर्ता, हर हर हर, हार ही तो है ही ना, ये कुछ नहीं है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ता हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो फिर से प्रत्यय पूछा है, फिर से संधि विच्छेद कर लो। कनक प्लस इष्ट, देखो संधि विच्छेद जिससे नहीं आ रहे, मैं आपको एक बात बता दूं, संधि विच्छेद में दोनों का अर्थ होना चाहिए, तभी संधि विच्छेद हो सकते हैं।
जब आपने संधियाँ पढ़ी थी तभी तो आपने सीखा था, नहीं सीखा था, अर्थ निकलना चाहिए, तभी क्या है हम संधि विच्छेद अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो कनक प्लस ईस्ट, कनक क्या होता है आपका, कनक होता है आपका सोना, गोल्ड कहते हैं भाई इसे, सोने वाले नींद वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है जिसकी कीमत बहुत अच्छी खासी है आज की डेट में। तो कनक का अर्थ क्या होता है, सोना यानी कि गोल्ड, और उसमें मैंने ईस्ट जोड़ दिया तो कनिष्ठ हो जाएगा। देख लो ईस्ट कहाँ लिखा हुआ है, ईस्ट था है ये, ईस्ट 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 ए में ही दे रखा है आपका। मैं कुछ कर रही हूँ सिर्फ इनके संधि विच्छेद कर रही हूँ और ऑप्शन आपके सामने ही छाट रही हूँ, तो कुछ नहीं करना है। उपसर्ग प्रत्यय निकालने के लिए इनके संधि विच्छेद अच्छे से कर लीजिए, राइट आंसर आपका मिल जाएगा। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएड में आया हुआ है आपका 23, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, सावधानी शब्द है, क्या करते हैं अब इसका भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। जब मैं सावधान में प्लस आनी कर दूंगी तभी तो सावधानी हो जाएगा, दिख रहा है ये, सावधान में आ तो जुड़ा हुआ ही है, सावधानी, सावधान में जब आनी जोड़ दूंगी तो सावधानी हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ये रहा आनी, सावधानी, ठीक है। 23 का सी राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग ऋण शब्द कौन सा है, योग ऋण शब्द कौन से होते हैं। देखो वह शब्द होते हैं जिन्हें दो शब्दों से मिलकर बनाया जाता है लेकिन इसका अर्थ एक तीसरा निकलता है, यानी कि ये एक तीसरा अर्थ भी प्रकट करता है, ठीक है, उसे कहा जाता है योग ऋण। देख लेते हैं, ये पीला लिखा हुआ है, पोला तो कुछ होता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, किसी को पता हो तो बता देना। पोला कोई अर्थ नहीं है। घुड़सवार, ये आपका यौगिक है, घुड़ प्लस सवार, घोड़े पे सवार होने वाला, घुड़सवार, दो शब्द मिल रहे हैं ना इसमें, घुड़सवार हो जाएगा। घोड़, देखो घुड़ का भी अर्थ है घोड़ा, सवार यानी सवारी करने वाला, तो घुड़सवार हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर उसे कहा जाता है लंबोदर, यानी कि कौन है, लंबा है जिसका उदर, जिसका उदर यानी कि गणेश जी, जिनकी वजह से सारे काम होते हैं, लोगों की स्टार्टिंग ही गणेश जी से होती है। गणेश भगवान जी से, लंबा है जिसका उदर यानी कि गणेश जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लंबोदर हो जाएगा, क्योंकि हमसे योग ऋण पूछा है। देखो लंबोदर जिसका उदर है लंबा, ये तो इसका अर्थ हो गया, लेकिन तीसरा अर्थ भी तो प्रकट कर रहा है, गणेश जी का नाम है, ये गणेश जी का नाम है, और गणेश जी का यानी कि इसको एक तरीके से कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। स्वतंत्र यानी कि उन्हें स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, यानी कि जो एक तो सिंगल वर्ड होता है उन्हें कहते हैं मूल शब्द कह सकते हैं या स्वतंत्र शब्द कह सकते हैं। जैसे दिन हो गया, दिन है, ये मूल शब्द है और स्वतंत्र है, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ये खुद अपना ये सिंगल जोड़ा है। लेकिन मैं इसमें जोड़ दूं ना दिन रात, तो ये जुड़ गया है। अब ये स्वतंत्र शब्द नहीं कहला सकता, क्योंकि ये इसके रात के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, दिन दिन रात हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि घुड़सवार था पिछले क्वेश्चन में, मैं घोड़े लिख दूं सवार ना लिखूं तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, स्वतंत्र नहीं हो सकता वो। स्वतंत्र शब्द आपका दिन हो गया, रात हो गया, कल हो गया, ये स्वतंत्र है। यही पूछा है स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके यौगिक। योग ऋण में तो तीसरा अर्थ निकल जाता है, ऋण में आपके खंड ही नहीं होते, इसलिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यौगिक हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा। तो यही थी हमारी आज 25 टेस्ट सीरीज जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस करी है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।